जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत ने अमेरिका को एक बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल भारत जिन 6 अतिरिक्त P-8I समुद्री निगरानी एयरक्राफ्ट को खरीदने की योजना बना रहा था, उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ये फैसला तब आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अगस्त 2025 को भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ऑब्वियस सी बात है, इस बात से भारत और अमेरिका के डिफेंस रिलेशंस में एक बड़ा तनाव पैदा हो गया है। इंडियन नेवी के पास वर्तमान में 12 P-8I विमान है और इस वक्त भारतीय नौसेना को कम से कम 18 एयरक्राफ्ट की जरूरत बताई जा रही है, जिस तरीके से चाइना की गतिविधियां बढ़ रही है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ये निर्णय जो है वो अभी एक विचाराधीन विराम है। भविष्य में अगर अमेरिका इसकी कीमतों को अगर कम करता है और व्यापार संबंधों में नरमी लाता है तो ये डील फिर से शुरू हो सकती है। बहरहाल भारत अब स्वदेशी ऑप्शंस जैसे कि DRDO के UAVs और HAL के द्वारा जो समुद्री निगरानी विमान है उस पर विचार किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर MQ-9B ड्रोन और MS-60 हेलीकॉप्टर जैसे अन्य प्लेटफॉर्म कुछ जरूरतें जरूर पूरी कर सकते हैं, लेकिन P-8I का कोई फुल ऑप्शन नहीं है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले को नाकाम करने वाली भारतीय वायुसेना की S-400 एयर डिफेंस यूनिट यानी कि सुदर्शन चक्र ने जो अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए इस यूनिट को 3 वीरता पुरस्कार और इसके ऑपरेटर्स को पदक देने की तैयारी शुरू हो गई है। इवन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी उपलब्धि आप सबको भी मालूम है कि 314 किलोमीटर लंबी दूरी पर हवाई हमला करना रहा, जब S-400 ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के SAP 2000 आइरियावाक्स को 314 किलोमीटर की दूरी पर मार गिराया था। इवन दोस्तों, S-400 ने चीनी निर्मित CKJ-400 एंटी रेडिएशन मिसाइल को खत्म किया था। यहाँ पर जो तीसरी उपलब्धि है वो फिलहाल गोपनीय रखी गई है, इसका खुलासा नहीं किया जा रहा। हो सकता है कि इसमें अतिरिक्त पाकिस्तानी ड्रोन, मिसाइल या फिर JF-17 या F-16 जैसे फाइटर जेट्स को मार गिराया हो। इस कार्रवाई ने पाकिस्तान को अपने अवाक्स विमान पीछे हटाने के लिए मजबूर कर दिया था। ये सफलता S-400 की विश्वसनीयता, इंडियन एयरफोर्स की तत्परता और भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है। वहीं दोस्तों, यूक्रेन ने भारत और यूरोपीय यूनियन के सामने रशियन आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ईरानी डिजाइन वाले शाहिद 136 ड्रोन में भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों की मौजूदगी को लेकर चिंता जताई है। यूक्रेन की जांच में 2 कंपनियों के पुर्जे पाए गए हैं, जिसमें कि एक विषय इंटर टेक्नोलॉजी है जो कि अमेरिकी कंपनी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है, और दूसरी है ऑरा सेमीकंडक्टर्स जो कि बेंगलुरु स्थित भारतीय फर्म है। यहाँ पर शाहिद 136 ड्रोन में विषय का बना हुआ ब्रिज रेक्टिफायर और ऑरा सेमीकंडक्टर का PLL सिग्नल जनरेटर चिप मिली है, जो कि इसकी नेविगेशन और पावर यूनिट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि दोस्तों, ये डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, मतलब सिविल और मिलिट्री दोनों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और भारत के कानूनों के मुताबिक इनका कानूनी एक्सपोर्ट तो हुआ है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शायद थर्ड पार्टी चैनलों के द्वारा ये ईरान या फिर रशिया पहुंच गया हो। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है कि सभी एक्सपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय नॉन प्रोलिफरेशन नियमों और घरेलू कानूनों के तहत होते हैं। सरकार ने अब इस विषय पर जांच करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर यूक्रेन ने भारत से कहा है कि वो डुअल यूज वाली जो टेक्नोलॉजी है उस पर कंट्रोल करें और एक्सपोर्ट प्रक्रिया को और सख्त बनाए, ताकि रशिया की मिलिट्री पावर को सीमित किया जा सके। वहीं दोस्तों, भारतीय NSA अजय डोभाल रशिया पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने रशिया के सीनियर अधिकारियों के साथ मुलाकात की है और यहां पर भारत और रूस रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर बातचीत होगी। और ये दौरा इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% से ज्यादा टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। इवन ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया कि वो रशिया से सस्ता तेल खरीदकर उसे महंगे दामों पर बेचकर वॉर मशीन्स को ईंधन दे रहा है। हालांकि यहाँ पर डोभाल जी की यात्रा पहले से तय थी और इसमें तेल, व्यापार, रक्षा सहयोग और आगे होने वाली पुतिन मोदी की जो शिखर सम्मेलन है उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा इस बातचीत में S-400 मिसाइल सिस्टम की अतिरिक्त खरीद, भारत में रखरखाव इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और Su-57 फाइटर जेट की संभावित खरीद पर चर्चा हो सकती है। एक और बड़ी अपडेट आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन की यात्रा करेंगे, जहां SCO समिट में वो शामिल होने जा रहे हैं। ये उनकी 2019 के बाद पहली चीनी यात्रा होगी। दोस्तों, भारत के AMC फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर एक और बड़ी अपडेट आई है, खास करके इसके इंजन को लेकर। अब यहाँ पर दोस्तों, भारत का जो अगला स्टेल्थ फाइटर जेट है ये एक ऐसे ताकतवर इंजन के साथ आएगा जिसकी नींव रखी जा रही है फ्रांस के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर यानी कि NGF इंजन के कोर पर। फिलहाल यहाँ पर फ्रांस का ऑफर काफी बेहतर माना जा रहा है, जिसके कई सारे रीजन है। अब ये खबर आ रही है कि GTRE और फ्रांस की कंपनी साफरान मिलकर एक नया इंजन बना रहे हैं जिसकी ताकत 110 से 120 किलोन्यूटन तक होगी, और ये इंजन पुराने M88 टेक्नोलॉजी पर बेस्ड नहीं होगा जो राफेल में इस्तेमाल होता है, बल्कि अब ये बनाया जाएगा फ्रांस के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर डेमोन्स्ट्रेटर कोर के आधार पर, जो कि 6th जनरेशन के FCAS प्रोग्राम के लिए डेवलप हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों, आपके कमेंट का मैं जवाब देना चाहूंगा कि इस इंजन साझेदारी पर साफरान को रॉल्स रॉयस पर इसीलिए ज्यादा बढ़त दी जा रही है या तहरीज दी जा रही है क्योंकि साफरान ने कहा है कि सिर्फ 10 साल में वो इंजन पूरा कर लेगा, यानी कि पूरा डेवलप कर लेगा, जबकि रॉल्स रॉयस को यहाँ पर 13 साल चाहिए थे। साथ ही साफरान भारत को फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी देने के लिए तैयार है, मतलब भारत का पूरी टेक्नोलॉजी पर मालिकाना हक होगा। यहाँ पर दोस्तों जो NGF डेमोन्स्ट्रेटर कोर है, इसकी अगर खासियत की बात की जाए तो ये कई
अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा, जैसे कि एडेप्टिव साइकिल इंजन, एडवांस थर्मल मैनेजमेंट, सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स, एआई रेडी सिस्टम्स, हाइपरसोनिक वेपन सपोर्ट। यानी कि ये कोर सिर्फ एमका को नहीं बल्कि भविष्य के 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स को भी ताकत देगा। भारत को जो इंजन मिलेगा वो एनजीएफ कोर पर बेस्ड होगा, लेकिन इसे एमका के लिए कस्टमाइज किया जाएगा। इसकी ताकत होगी 75 किलोन्यूटन ड्राई और 110 से 120 किलोन्यूटन विद आफ्टर बर्नर्स, और भविष्य में इसे अपग्रेड भी किया जा सकेगा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स या एआई पावर्ड सिस्टम्स के लिए। तो दोस्तों ये है भारत का एएमसीए इंजन का भविष्य, एक ऐसा इंजन जो न केवल 5वीं पीढ़ी तक सीमित रहेगा बल्कि ये भारत को 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स की दिशा में भी ले जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से रशिया ने भारत को अपनी अकुला क्लास की परमाणु पनडुब्बी का ऑफर किया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत अब रशिया पर पनडुब्बी प्रोग्राम को लेकर भरोसा कर सकता है। अकुला क्लास की पनडुब्बी दोस्तों ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स है। इन पनडुब्बियों में टॉर्पीडो, एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स और 1500 किलोमीटर रेंज वाली कैलिबर मिसाइल लगी है। भारत पहले भी आईएनएस चक्र 1 और चक्र 2 को लीज पर ले चुका है, जिनसे भारत को काफी महत्वपूर्ण अनुभव मिला है अपने अरिहंत क्लास की एसएसबीएन प्रोग्राम में। दोस्तों 2019 में भारत ने आईएनएस चक्र 3 नाम की एक और अकुला क्लास की पनडुब्बी के लिए रशिया से डील की थी और ये $3 बिलियन की डील थी। इसकी डिलीवरी 2025 में होनी थी, लेकिन अब ये टाल दी गई है 2028 तक। इसका कारण आप सबको मालूम है, रशिया यूक्रेन की जंग, सप्लाई चेन में इश्यूज और वेस्टर्न सैंक्शंस। चलो सोचिए दोस्तों, 2021 में चक्रा 2 की वापसी के बाद भारतीय नौसेना के पास कोई भी एसएसएन मौजूद नहीं है, यानी कि एक बड़ा ऑपरेशनल गैप है यहाँ पर। अब खबर ये आ रही है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सितंबर या फिर दिसंबर में भारत आ सकते हैं और इस दौरान वो दूसरी अकुला क्लास पनडुब्बी की लीज का ऑफर भारत को दे सकते हैं। और हो सकता है कि इस ऑफर में K519 इरबिस इसका ऑफर दिया जा सकता है या फिर कोई मौजूदा रशिया की एसएसएन उसका ऑफर दिया जा सकता है। इन पनडुब्बियों को रशिया में रिफर्बिश किया जाएगा और इनमें भारतीय सिस्टम लगेंगे, जैसे कि USHUS सोनार, पंचेंद्रिया टैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम, जैसे कि चक्र 3 के लिए कहा गया था। हालांकि यहाँ पर दोस्तों भारत इस ऑफर को लेकर बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं नजर आ रहा। इसके कई कारण हैं, जैसे कि चक्रा 3 की देरी, यहाँ पर हाई कॉस्ट और वैल्यू भी देखी जा रही है। इवन दोस्तों भारत का जो प्रोजेक्ट 77 एसएसएन प्रोग्राम है उसमें भारत को ज्यादा कंट्रोल मिलेगा, लंबी सर्विस लाइफ भी होगी। यहाँ पर दोस्तों रशिया की अकुला क्लास की पनडुब्बियों के साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि जो लीज पर हम इन एसएसएन को लेंगे भी तो उन पर एनपीटी की वजह से न्यूक्लियर हथियार नहीं लग सकते, मतलब आपका स्ट्रेटेजिक यूज लिमिटेड हो जाएगा। यही वजह है कि भारत ने आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रोजेक्ट 77 एसएसएन को मंजूरी दे दी है। 2032 तक सी ट्रायल्स इसके किए जा सकते हैं। दोस्तों भारतीय नौसेना अब अपने ऑपरेशंस को और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए 2 बड़ी पहल पर काम कर रही है। पहला कैरियर ऑपरेबल मेल यूएवीज और दूसरा लॉयल विंगमैन प्रोग्राम, जिसमें कि मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए यूएवी शामिल होंगे। यहाँ पर दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे कि आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत की क्षमता को बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। दूसरा भारतीय वायुसेना पर ईंधन की आपूर्ति के लिए निर्भरता को कम किया जाना, ये भी इसका एक उद्देश्य है, और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्ट्रैटेजिक बढ़त को हासिल करना। जहां दोस्तों मेल यूएवीज लगातार निगरानी और सीमित कॉम्बैट मिशंस कर सकते हैं, तो वहीं लॉयल विंगमैन यूएवीज मिड एयर में 2 से 3 टन ईंधन ट्रांसफर कर पाएंगे, जिससे कि भारतीय नौसेना के फाइटर जेट्स की रेंज और टाइम दोनों बढ़ेगा। इन हाईटेक प्लेटफॉर्म्स के डेवलपमेंट में प्राइवेट कंपनियों को जोड़ा जा रहा है ताकि स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके और मेक इन इंडिया को बल मिले। वहीं दोस्तों फिलीपींस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की अपनी क्षमता को बढ़ाने का फैसला कर दिया है। पहले से तैनात 3 बैटरियों की सफलता और इसके बेहतर प्रदर्शन के बाद फिलीपींस अब 9 अतिरिक्त बैटरियों के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहा है। कहा जा रहा है कि अब ये जो एक्सटेंशन वो अपने ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर कर रहा है, अपनी बैटरीज को लेकर कर रहा है, ये डील पहले की डील से लगभग 3 गुना ज़्यादा होगी। ये डील दोस्तों भारत और फिलीपींस के बीच बढ़ते हुए डिफेंस संबंधों और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बड़ा सिंबल माना जा रहा है। साथ ही भारत के ब्रह्मोस सिस्टम को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर और मजबूत बनाता है। दोस्तों C295M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बन रहे हैं, लेकिन अब इसका इंजन भी भारत में बनेगा। पैरेट एंड विटनी कनाडा अब अपने PW127G टर्बोप्रॉप इंजन का लोकल निर्माण भारत में करेगी, जो कि भारतीय आर्म फोर्सेस के C295M विमानों को पावर देगा। ये कदम मेक इन इंडिया पहल को मजबूती देता है। आपको मालूम ही है कि टाटा ग्रुप पहले से ही वडोदरा में C295M एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन शुरू कर चुका है। अब इंजन की असेंबली भी यहीं होगी, जिससे कि भारत की आयात पर निर्भरता कम होगी। ये जो इंजन है दोस्तों काफी ताकतवर है और फ्यूल एफिशिएंट है और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। अब तक इंडियन एयरफोर्स ने 56 एयरक्राफ्ट की डील की है, लेकिन अब 100 अतिरिक्त C295M की चर्चा शुरू हो चुकी है, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट, मैरीटाइम पेट्रोल और स्पेशल वर्जन भी शामिल होंगे। वहीं दोस्तों भारत और रशिया ने आपसी रक्षा संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और रशिया के उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमिन और भारत के राजदूत विनय कुमार के बीच मॉस्को में बैठक हुई है। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अनुसार ये बैठक काफी फ्रूटफुल रही। बैठक में दोनों पक्षों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने पर चर्चा की है। और ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब लगातार अमेरिका
भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है। मतलब साफ है कि भारत और रूस ने अमेरिका के प्रेशर के बावजूद अपने रक्षा संबंधों को और गहरा करने का संकेत दे दिया है इन अमेरिकियों को। वहीं दोस्तों, कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए 87 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडियंस ड्रोन की खरीद को मंजूरी दे दी है और ये फैसला आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लिया गया है। और ये ड्रोन तीनों आर्म फोर्सेस को 24 घंटे निगरानी, सटीक हमला और इंटेलिजेंस जुटाने की क्षमताएं देंगे। और ये ड्रोन स्पेशली 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं और 24 घंटे से ज्यादा समय तक अपने मिशन पर रह सकते हैं। यहाँ पर जो भारत की जो मेन दावेदार कंपनियां हैं उसमें वेदा एरोनॉटिक्स, टाटा एडवांस सिस्टम्स, कल्याणी ग्रुप, अडानी डिफेंस, डीआरडीओ का एडीए शामिल है। इन प्लेटफॉर्म्स में सैटकॉम, ईओ/आईआर सेंसर, सार रडार और गाइडेड हथियारों की क्षमताएं होंगी। हालांकि भारत पहले से इजरायली हेरॉन और अमेरिकी MQ-9B पीडिएटर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यह फैसला आयात पर निर्भरता घटाने और स्वदेशी प्रोडक्शन को बढ़ाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि ARCPL यानी कि अस्त्रा राफेल कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना के लिए V/UHF सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के यूजर ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। ये रेडियो सिस्टम मेक 2 पहल के तहत एक स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा है। ARC का BNet MANAS मैनपैक SDR BNet पोर्टफोलियो का हिस्सा है और इसे विशेष रूप से सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसके 3 ट्रायल्स सफल हुए हैं, जिसमें कि लैब ट्रायल, जोधपुर में फील्ड ट्रायल, लेह लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड ट्रायल। इस सफलता से भारतीय सेना के लिए एक देश में निर्मित और अत्याधुनिक संचार समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।